हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मनी क्लासेज। मैं अभिनव सिंह गिरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मनी क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के लिए फिजिक्स, जो एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। क्या करेंगे? तो एक ही वीडियो में ख़त्म करेंगे। और इसके अलावा यही तो आएगा एग्जाम में, इस तरह नहीं लिखा गया है थंबनेल में। यहाँ से निश्चित बोर्ड में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये वीडियो देख लिए तो ये आपको दूसरा कुछ देखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, सब बुक सबको एक जगह रख दीजिए और एक मेरा वीडियो देख कर 2-3 बार देखकर इसको कंप्लीट करके चलिएगा और सेम टू सेम यही बोर्ड में देखने को मिलेगा। अब देखिए कैसे कर रहे हैं, इस तरह का हम कैसे कर रहे हैं, यहीं से यहीं आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तैयारी कीजिएगा अच्छा से, तो नंबर 1 चैनल है, नहीं तो सब्सक्राइबर डिजिटल बोर्ड की तरफ भागिएगा तो कोई बात नहीं है। चलिए अगर रिजल्ट चाहिए तो रुक जाइए। काहे रुक जाइए? क्योंकि देखिए एक चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन चैप्टर हो गया, और इससे जो है एक चैप्टर से हम यहाँ से ऑब्जेक्टिव कितना बनाए हैं, तो देखिए ऑब्जेक्टिव 65 को बनाया, और टाइम भी आपका अधिक नहीं लगेगा, क्योंकि हम जान रहे हैं एग्जाम के टाइम नहीं है, तो इसलिए लेकर आए हैं। कोई टाइम भी नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन हो गया, इसके जस्ट सामने इसका आंसर हो गया। ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन की 4 ऑप्शन की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और 1 लाइनर है। क्वेश्चन उसके जस्ट सामने उसका आंसर, क्वेश्चन इसके जस्ट सामने आंसर। अब इससे क्या होगा? इससे आपका टाइम बचेगा, और सही आप सीरियस स्टूडेंट होंगे तो टाइम समझ रहे होंगे कि इतना दिक्कत है कि सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है और टाइम बहुत कम है। तो आप अगर सीरियस स्टूडेंट होंगे, अगर चाहते होंगे फर्स्ट करने, तो यहीं पर रुक जाइए, नहीं तो घूमते रह जाइएगा। अगले साल भी, तीसरा साल भी इसी तरह घूमते रहिए। अब देखिए चैप्टर 2 करा। चैप्टर 2 में देखिए यहाँ से भी देखिए कितना क्वेश्चन, चैप्टर 2 से 51 क्वेश्चन है। अब देखिए चैप्टर 3 मानव नेत्र की बात करेंगे, तो मानव नेत्र से क्वेश्चन की बात करेंगे अगर, तो देखिए कितना क्वेश्चन है। देखिए यहाँ आ गया 96 क्वेश्चन है। एक चैप्टर से 100 लगभग क्वेश्चन है, 96 क्वेश्चन है। इससे सभी से नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उससे है। अब देखिए इससे पढ़ लिया और पूरा के पूरा, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका टाइम बचाते हुए क्वेश्चन पढ़े, उसके जस्ट सामने उसका आंसर देख लिए, 1 लाइनर है। तो आपको देखिए इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत है। अगर अच्छे हुए स्टूडेंट होंगे सही, तो आपको समझ में आ गया होगा कितना अच्छा नोट्स है। तो हम टाइम बचाने के लिए क्या है, और इससे पढ़ने से आपका क्या होगा, रिजल्ट कन्फर्म होगा। तो चलिए टाइम व्यर्थ ना करते हुए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 हो गया, और चैप्टर का नाम हो गया प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका टाइम भी बचेगा, खाली टाइम बचेगा, क्योंकि यहाँ झंझट नहीं है। लाइव में 2 घंटा 3 घंटा पढ़ते रह गए, और पता लगा 20 को 25 को ज़्यादा से ज़्यादा 30 को क्वेश्चन पढ़े, और टाइम लग गया 2 घंटा 3 घंटा। तो यहाँ टाइम का बचत होगा, और क्वेश्चन जो पढ़ेंगे एग्जाम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, प्रकाश किरण गमन करती है, तो कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। निर्यात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ ms होती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, प्रकाश का सबसे आधुनिक सिद्धांत क्या है? तो क्वांटम सिद्धांत है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। उसके बाद प्रकाश तरंगों के गमन के लिए क्या होता है? तो किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की तरंगों के गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, कन्फर्म है तो है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी प्रकाश गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर क्या बनता है? तो किसी प्रकाश गमन पथ में अपारदर्शी वस्तु रखने पर छाया बनता है। क्या बनता है? तो छाया बनता है। अब उसके बाद किरणों के समूह को क्या कहते हैं? तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 8 में क्या कर रहा है कि कह रहा है जब सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणपुंज कैसा माना जाता है? तो समांतर किरणपुंज माना जाता है। जिन पदार्थों को आर पर देखा जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी क्वेश्चन कहते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इजी भी होगा, तो देखिए एग्जाम में सभी हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, और सभी इजी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, और सभी चैप्टर को कंप्लीट भी कर दिया गया है, जिससे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा।
क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जिन पदार्थों को आर पार नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, तो अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिन पदार्थों को आर पार आंशिक रूप से देखा जा सकते हैं तो उसे परभाषी कहते हैं। जिन वस्तुओं को हमारी आंख देख सकती है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो अपवर्तन के अगले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। उसके बाद 14 में कह रहा है आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से डिनोट करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे आर से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में आपतन, थोड़ा सा और इसको आगे कर दिया जाए ना, फ्रेश देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 से आ गया क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, आपतन कोण हमेशा किस कोण के बराबर होते हैं, तो परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। किस कोण के बराबर होते हैं, परावर्तन कोण के बराबर। हमें वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, तो परावर्तित किरण बनाता है। हमें वस्तुओं को देखने योग्य कौन बनाता है, तो परावर्तित किरण बनाता है। प्रकाश की किरणों से टकराकर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। कोण दर्पण हमेशा आभासी, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। तो समतल दर्पण जो है हमेशा आभासी, सीधा और बराबर प्रतिबिंब बनाता है। कोण दर्पण पार्श्व विस्थापन प्रदर्शित करता है, तो समतल दर्पण ही प्रदर्शित करता है। उसके बाद समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है, तो अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या की बात करें तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में कर जिससे दर्पण का परावर्तन सतह गोलीय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन सतह गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। कितने गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 2 होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चले हैं। 24 आ गया आपके स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है, कुछ तो कह रहा है। 24 क्या कह रहा है, जिस दर्पण का परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्र करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन सतह अंदर की ओर वक्र करता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तन सतह बाहर की ओर वक्र करता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। अंदर की ओर वक्र करे उसे अवतल दर्पण और बाहर की ओर वक्र करे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को क्या कहते हैं, तो वृत्ताकार सीमा रेखा के व्यास को द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं पी, कौन चीज से, पी से। उसके बाद 28 में गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो मुख्य कहते हैं या प्रधान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करें, मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब होती है। मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव पर क्या होती है, अभिलंब होती है। और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से सूचित करते हैं। क्या करते हैं, इसे आर से सूचित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, तो फोकस कहते हैं। इसे एफ से सूचित करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब कितना, 32 से आगे देखते हैं। तो 32 आजा। तो 32 आगे आपके स्क्रीन पे कह रहे फोकस दूरी को किस अक्षर से सूचित किया जाता है, तो फोकस दूरी को जो है एफ से सूचित किया जाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन क्या है, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम आपका बहुत बच रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। 33 बड़ा कर देते हैं, बड़ा थोड़ा देखने में ठीक लगता है। हाँ, तो दर्पण में क्या करें, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो फार्मूला आपको याद ही होगा। ए बराबर क्या हो जाता है, r/2 त्रिज्या बटे 2। तो दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f।
वस्तु दूरी हमेशा u से, वस्तु दूरी को कौन सी से डिनोट करते हैं, तो वस्तु दूरी को u से डिनोट करते हैं। वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। गोलीय दर्पण में जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। गोलीय दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। गोलीय दर्पण में जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। 38 में करा, देखिए 38 तक हम लोग पढ़ लिए, मात्र कितना 10 मिनट में 38 तक पढ़ लिए। और लाइव क्लास में होता तो 10 मिनट में सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, सब करते रहिए। उतने में अभी तक 10 मिनट बीत गया रहा था। अब यहाँ हम लोग ये वो चैप्टर कंप्लीट कर देंगे 10 मिनट में। ना शेयर, ना सब्सक्राइब, ना कुछ करने की जरूरत पड़ेगा। चलिए 28 में कर रहा है, गोलीय दर्पण से जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर बनेगा। अब 39 में क्या कर रहा है, प्रतिबिंब दर्पण निर्माण के लिए कम से कम कितने दर्पण होने चाहिए, तो प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 दर्पण होना चाहिए। प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 कितने किरण होने चाहिए, तो 2 किरण होना चाहिए, 2। क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 आ गया आपके स्क्रीन पे। 40 में क्या कर रहा है, सिनेमा के पर्दे पर 40 सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। सिनेमा के पर्दे पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो उल्टा होता है। अब क्लापनिक या आभासी, क्लापनिक और इसी को आभासी कहते हैं। प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। क्लापनिक और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। जिस दर्पण से वस्तु से बड़ा क्लापनिक प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण से वस्तु से बड़ा क्लापनिक और प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। कौन दर्पण वास्तविक और क्लापनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण जो है वास्तविक और क्लापनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। और 45 में देखिए, 45 तक आगे लोग, जिस दर्पण को आभासी दर्पण कहते हैं, जिस दर्पण को जिस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं उसे क्या कहते हैं, अवतल को। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण कहते हैं। 46 की तरफ चलें तो 46 में कहता है, जिस दर्पण को फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या घनात्मक होती है तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है और वक्रता त्रिज्या घनात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या घनात्मक होती है। VBI क्वेश्चन ये हमेशा आता है। अवतल दर्पण का उपयोग होता है तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, अग्निदीप में, हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सा में। कहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, कहाँ कहाँ होता है, तो टॉर्च में, सर्च लाइट में, अग्निदीप में, हजामती दर्पण में, दंत चिकित्सा में। उसके बाद 38 में 48 में आगे देखिए 12 मिनट में ही 48 क्वेश्चन अब सब फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा। और वहाँ फर्स्ट चैप्टर पढ़ने के लिए लगभग 2 घंटा लगेगा। और फर्स्ट चैप्टर और उसमें से आएगा कम से कम 1-2 क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, जितना पढ़ा दें, लेकिन 2-3 घंटा टाइम खींच जाएगा। चलिए 38 में करा 48 करा 48 में, अवतल दर्पण से कागज जलाने के लिए हमें कहाँ रखना होगा, तो फोकस पर रखना होगा। अवतल दर्पण से कागज जलाने के लिए हमें कहाँ रखना होगा, तो फोकस पर रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 आ गया आपके स्क्रीन पे। 49 की बात करें तो 49 में कर रहा है, कौन दर्पण क्या कर रहा है, तो कर रहा है कौन दर्पण किसी बड़े वस्तु को पूरा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण है जो किसी बड़े वस्तु को पूरा प्रतिबिंब बनाता है। और कौन दर्पण क्लापनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण जो है क्लापनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। वो 51 में कह रहा है, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो उत्तल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। उसके बाद 52 में कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या घनात्मक होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या घनात्मक होती है। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग देख लिए। उत्तल दर्पण के कह रहा है तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 54 में कह रहा है, किस दर्पण की दृष्टि दोष बड़ा होता है, किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र, दोष नहीं, दृष्टि क्षेत्र कह रहा है तो बड़ा होता है। उत्तल दर्पण की दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, बड़ा होता है। 45 में परिपाटी के अनुसार
परिपाटी के अनुसार वस्तु को दर्पण के किस ओर रखा जाता है? तो वस्तु को दर्पण के बाएं ओर रखा जाता है। दर्पण के सभी दूरियां कहाँ से नापी जाती है? तो दर्पण की सभी दूरियां हैं जो ध्रुव से नापी जाती है। तो क्वेश्चन 56-57 की तरफ चलते हैं। संतावन की बात करें तो संतावन में कहा रहा है कि दर्पण के ध्रुव को माना जाता है, तो मूल बिंदु माना जाता है। दर्पण के ध्रुव को क्या माना जाता है? तो दर्पण के ध्रुव को जो है मूल बिंदु माना जाता है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियां क्या होती है? तो धनात्मक होती है। मूल बिंदु के दाईं ओर मापी गई सभी दूरियों की बात करेंगे तो सभी दूरियां धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक। और मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मूल बिंदु के बाईं ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मूल अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर मापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती है। मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 में करा, घनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या होता है? घनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या होता है? तो क्लापनिक तथा सीधा होता है। घनात्मक आवर्धन का अर्थ जो होता है क्लापनिक और सीधा होता है। घनात्मक आवर्धन का अर्थ क्या है? सॉरी, घनात्मक है, ये ऋणात्मक है। ऋणात्मक आवर्धन का घनात्मक का तो जो देख लिया आप लोग, घनात्मक का क्लापनिक और सीधा होता है, प्रतिबिंब बनता है। और ऋणात्मक का होता है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसका क्लापनिक तो इसका वास्तविक, उसका सीधा तो इसका उल्टा। उसके बाद करें, जैसे आई है हस्बैंड, आई है वाइफ, तो ये जो करेगा तो कहेगा तो इसका ये उल्टा करेगा। जो हस्बैंड कहता है उसके उल्टा उसकी वाइफ करती है, तो यही होता है। तो उसी तरह घनात्मक जो कहेगा उसका उल्टा ऋणात्मक होता है। ये क्लापनिक है तो ये वास्तविक है, ये सीधा है तो ये उल्टा है। जो हस्बैंड सीधा है उसकी वाइफ उल्टा। समझ की बात करें। 65 में करें, लास्ट क्वेश्चन है। 65 में करें, आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो मात्रक विहीन। देखिए चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया, द एंड चैप्टर 1। धुरिंदर चैप्टर 1 कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से हम लोग मात्र कितना 17 मिनट में आप कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा कहीं वीडियो आप लोग जाके देखिए, 17 मिनट में इतना अच्छा से पढ़ा दिया हो, उतना कम समय में इतना VVI बता दिया हो, तो कहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर दूसरा की तरफ, दूसरा चैप्टर आपकी स्क्रीन पे। चैप्टर का नाम अब बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उतना टाइम रहा नहीं और इतना तो समझ हो गया होगा कौन चैप्टर का है ना है। बस अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दे दीजिए और निश्चित रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, निश्चित रिजल्ट आ जाएगा। अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो देखिए, परावर्तन के 2 नियम होते हैं और अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो परावर्तन के भी 2, अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अब अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? तो स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरणों के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? अपवर्तन करते हैं। प्रकाश किरणें के मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। और उसके बाद 4 में कह रहा है, विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल में परिवर्तन को कौन घटना घटित करता है? तो अपवर्तन घटित करता है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? तो पारदर्शी माध्यम में होती है। अपवर्तन की घटना किस माध्यम में होती है? तो पारदर्शी माध्यम में। कांच किस प्रकार का माध्यम होता है? तो पारदर्शी माध्यम होता है। कांच किस प्रकार का माध्यम होता है? तो पारदर्शी माध्यम होता है। प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्यात में होती है। प्रकाश की सबसे अधिकतम चाल किस माध्यम में होती है? तो निर्यात में होती है। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना देख लिए? 7। 8 से देखेंगे हम लोग, 8 से। चलिए
8 आ जाओ आ जाओ। हाँ, 8 में कह रहा है कांच के आयताकार स्लेब में, कांच के आयताकार स्लेब में निर्गत किरण किसके समांतर होती है? तो आपतित किरण के समांतर होती है, आपतित किरण के समांतर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें तो 9 में करें निर्यात में प्रकाश की चाल तथा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात क्या होते हैं? तो माध्यम का अपवर्तनांक होता है। क्वेश्चन नंबर 10 में करें किसी माध्यम में अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। 11 में करें सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो ज़्यादा होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक होता है तो विरल माध्यम का अपवर्तनांक का होता है कम होता है। किसी माध्यम का घनात्मक अपवर्तनांक सबसे कम होता है तो वायु का घनात्मक अपवर्तनांक जो होता है सबसे कम होता है। उसके बाद वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है। यहाँ से क्वेश्चन वीवीआई सफा है क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है। बस ये देख लिए 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लिए और याद कर जाइए और जाके एग्जाम में सफा छाप के आ जाइए, मन खुश हो जाएगा ना। लंबा लंबा वीडियो देख देख के जाइए, बड़का डिजिटल बोर्ड बड़ा बड़ा सब्सक्राइबर और जाके क्लियर चाहिए, तो उस तरह ना करना है, अच्छा से पढ़ना है। और यहाँ देख लिया और ये कंप्लीट कर लिए वीडियो, इस तरह का फिजिक्स का कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह के केमिस्ट्री का आएगा, बायो के भी आएगा और हिस्ट्री का भी है, ज्योग्राफी इकोनॉमी सभी सब्जेक्ट का आएगा इस तरह के वीडियो। बस इतना देख जाइए और जाके गर्दा उठा दीजिए। ये ऑब्जेक्टिव चला है, इसके बाद सब्जेक्टिव के भी आएगा। चलिए अब हम लोग कहाँ थे? तो बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बर्फ की अपवर्तनांक की बात करें तो 1.31 होता है। 31 इसको ना कहिएगा, पढ़ा नहीं जाता। 1.31 दशमलव के बाद के अंक को एक एक करके कहा जाता है मैथ में। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जल का भी अपवर्तनांक 3.33 होता है। जल का अपवर्तनांक 3.33 होता है। अल्कोहल का अपना अपवर्तनांक कितना होता है? तो अल्कोहल में जल को मिला दिया जाता है तो 3 में 3 इसको मिला दीजिएगा, 3 को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 1.1 के 1 उतर गया और 3 के 3 उतर गया और 3 को जोड़ दीजिएगा तो 6 हो जाएगा। काहे हो जाएगा? क्योंकि जल अल्कोहल दारू में जल को मिला के बनाया जाता है, पैक बनाता है लोग, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 1.36। 1.36 है, 3 मिला के इसमें आ गया 6। अब क्रोसिन का अपवर्तनांक कितना होता है? तो क्रोसिन की अपवर्तनांक की बात करें तो 1.44 होता है। बेंजीन का अपवर्तनांक की बात करें तो 1.50 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.63 होता है। कार्बन डाइसल्फाइड का अपवर्तनांक 1.63 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42। देखिए 2 इधर भी है इधर भी है, लास्ट में है, बीच में क्या करना है? देखिए 2.22। देखिए अपवर्तनांक की बात करें तो कह रहा है हीरे का अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 कह रहा है ना। तो देखिए 2 मिला दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शुरू में 2 है, लास्ट में 2 है और 2 मिला दिए तो 4 हो जाएगा। इस तरह याद रखिएगा। तो हीरे का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। अब कह रहा है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल होती है तो सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा अधिक होती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक जा। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। तो 23 में क्या कर रहा है? कुछ तो कह रहा है जो टिंडल प्रभाव प्रकाश का कौन सा परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन को करता है। उसके बाद में क्रांतिक कोण किस माध्यम में बनता है? तो सघन माध्यम में। क्रांतिक कोण कहाँ किस माध्यम में बनता है? तो सघन माध्यम में। क्रांतिक कोण पर विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री का होता है। अपवर्तन कोण कितना डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद मरीचिका का क्या कारण है? तो पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है। इसका कारण होता है पुनः आंतरिक परिवर्तन।
प्रकाशीय तंतु में कौन सी घटना होती है? तो पुनः आंतरिक परिवर्तन होता है। लेंस किस प्रकार के पदार्थों से बनता है? तो पारदर्शी पदार्थों से बनता है। लेंस जो है किस प्रकार के पदार्थों से बनता है? तो पारदर्शी पदार्थों से लेंस बनता है। क्वेश्चन नंबर कितना? 29। चलिए आजा 29। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि गोलीय लेंस क्वेश्चन नंबर 29। गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस। गोलीय लेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कुछ क्वेश्चन प्रकाश के चैप्टर 1 चैप्टर 2 से मिलता जुलता है। 31 में क्या करा? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को क्या है? अभिसारी लेंस कहते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहलाता है? लेंस के केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? तो प्रकाशीय केंद्र कहलाता है। इसे ओ से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। उसके बाद लेंस के कितने फोकस होते हैं? तो लेंस के 2 फोकस होते हैं। उसके बाद 34 में कर लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें कैसे अपवर्तित होती है? तो बिना विचलन के अपवर्तित होती है। कैसे अपवर्तित होती है? तो बिना विचलन के। प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण कैसे गुजरती है? तो फोकस से गुजरती है। उसके बाद कौन लेंस हमेशा क्लापनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस जो है हमेशा क्लापनिक, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 37। तो 37 की तरफ चलें। तो 37 में कह रहा है कौन लेंस किसी वस्तु का क्लापनिक और अधिक प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस किसी वस्तु का क्लापनिक और अधिक प्रतिबिंब बनाता है। कौन लेंस क्लापनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है? तो उत्तल लेंस जो है क्लापनिक और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस की फोकस दूरी घनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है जो घनात्मक होती है। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 42 वगैरह मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की तुलना में कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी जो होती है पतले लेंस की तुलना में कम होती है। मोटे लेंस की बात अलग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 43 में करा लेंस सूत्र क्या करा? लेंस सूत्र की बात करें तो 1/v - 1/u बराबर 1/f होता है। 1/f। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पर। लेंस की क्षमता किस पर निर्भर करती है? तो फोकस दूरी पर निर्भर करती है। फोकस दूरी का सही मात्रा क्या होता है? तो मीटर होता है। मीटर, मेरे नाम से एम से मनीषा, तो एम से सूचित करते हैं। उसके बाद में क्या करें? लेंस क्षमता का सही मात्रा क्या होता है? डाईऑप्टर होता है, जिसे डी या प्रति मीटर कहते हैं, प्रति मीटर। 47 में कहते हैं किसी लेंस की क्षमता घनात्मक होती है। किसी लेंस की क्षमता घनात्मक होती है तो उत्तल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। 48 में करें किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है? उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट, मात्र 25 मिनट में चैप्टर 2। 39 में क्या करा? किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का क्या होती है? व्युत्क्रम होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 1 डाईऑप्टर होती है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 1 डाईऑप्टर होती है। 50 cm फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है? तो 2 डाईऑप्टर होती है। 1 मीटर 1 डाईऑप्टर, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले तो 2 डाईऑप्टर। यहाँ चैप्टर 2 बाहुबली 2 कंप्लीट। अब इससे आगे कुछ नहीं आएगा मेरे भाई, बस ही पढ़ लिए, अच्छा के गर्दा उड़ा दिया। अभी तक वीडियो में हो तो तुम्हारा फर्स्ट निश्चित है। अभी तक हो तो फर्स्ट निश्चित है भाई। अब नहीं हो तो तुम अब समझो तो क्या हो। अब हम लोग चैप्टर 3 की बात करेंगे। कौन चैप्टर थे? 3 के। चलिए चैप्टर 3 मानव नेत्र क्या है? तो मानव नेत्र। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जिस झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कानिया कहते हैं।
जिस झिल्ली से होकर प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है उसे कानिया कहते हैं। नेत्र में कानिया के ठीक पीछे कौन सी संरचना होती है? तो परितारिका होती है। कौन सी संरचना होती है? तो परितारिका होती है, परितारिका। चलिए, और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा कौन नियंत्रण करता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली नियंत्रण करता है। पुतली किस रंग का दिखाई देता है? तो काला रंग का दिखाई देता है। पुतली को फैलने और सिकुड़ने में कौन मदद करता है? तो परितारिका मदद करता है। पुतली को फैलने, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया, कितना मतलब अच्छा से इसको ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट किया गया, जिससे यहाँ से कुछ छूटेगा ही नहीं। अगर देख लिए तो कुछ छूटने वाला है ही नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में करें, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? तो परितारिका कहलाता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। नेत्र में कौन सा रंगीन होता है? नेत्र का कौन सा भाग जो होता है जो रंगीन होता है? तो परितारिका जो होता है रंगीन होता है। उसके बाद 8 में करें, आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? आँख का रंग किससे निर्धारित होता है? तो परितारिका से निर्धारित होता है। कौन 9 में करा है, कौन अंग परिवर्तित द्वारक की भांति कार्य करता है? तो पुतली जो है परिवर्तित द्वारिका के भांति कार्य करता है। जब प्रकाश अत्यधिक चमकीला होता है तो पुतली सिकुड़ जाती है। जब प्रकाश अधिक चमकीला होता है तो पुतली क्या होती है? सिकुड़ जाती है। अभिनेत्र लेंस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो रेटिना और दृष्टिपटल पर। रेटिना और कहाँ? दृष्टिपटल पर। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? वास्तविक, उल्टा और छोटा। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो वास्तविक प्लस उल्टा प्लस छोटा, मतलब वास्तविक भी, उल्टा भी और छोटा भी। 43 में क्या कर रहा है? 43 नहीं, 13 है। 13 में क्या कर रहा है? अभिनेत्र लेंस की मोटाई किसके बराबर बदलती है? तो पक्ष माभिक पेशी के बराबर बदलती है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको तो हटाना होगा ना। डिलीट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 आ जाओ। आ गया आपके स्क्रीन पे, आ गया। चलिए, तो कहा कर रहा है जे अभिनेत्र कि अभिनेत्र लेंस द्वारा फोकस दूरी को समझाती करने की क्षमता को क्या कहते हैं? समझाती क्षमता कहते हैं। देखिए थोड़ा सा इस लगातार दिया है, क्वेश्चन बनाया गया है, जगह नहीं है, क्योंकि कम पेज में कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन बढ़ाने के लिए। या तो एगो क्वेश्चन डिजिटल बोर्ड में एगो क्वेश्चन दे देगा और पूरा ही खाली दे देगा, उसी में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी कौन होगा? तो आ रहा है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी आ रहा है, ऑप्शन डी आ रहा है भाई। तो उससे क्या होगा, जो दिन भर ऑप्शन ए, ऑप्शन बी करते रह गए और रिजल्ट में दिक्कत हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में करा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होता है? तो पक्षमाभी पेशीय के द्वारा परिवर्तित होता है। नेत्र की समंजन क्षमता कब घट जाती है? तो बुढ़ापा में समंजन क्षमता तो बुढ़ापा में घट ही जाता है, तो ये भी घट जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में करा, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस पाया जाता है। 18 में करा, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ बनता है? तो कनिया के ठीक बाहरी पृष्ठ पर, कानिया के ठीक बाहरी पृष्ठ पर बनता है। मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। मानव नेत्र किस तरह व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की। 20 में करा है, जब नज़दीकी की वस्तुओं को देखा जाता है तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? घट जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है, 25 cm। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी VVI क्वेश्चन है, यहाँ से निश्चित आएगा। ये तो सभी यहीं से क्वेश्चन बनेगा, ऑब्जेक्टिव जितना बनेगा सभी इसी वीडियो से ही बनेगा।
22 में कह रहा है मानव नेत्र का दृष्टि बिंदु कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। दृष्टि बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। 23 में कह रहा है सामान्य नेत्र के लिए, समान नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत पर होता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होता है। एक सामान्य नेत्र कहाँ से कहाँ तक देखा जा सकता है, एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर दूरी से अनंत तक देखा जा सकता है। 25 में कह रहा है मानव के दो नेत्रों की दृष्टि क्षेत्र कितनी डिग्री होती है, तो मानव के दो नेत्रों की दृष्टि क्षेत्र की बात करें तो 180 डिग्री होती है। कितने डिग्री, 180 डिग्री। और एक नेत्र वाले व्यक्ति स्पष्ट एक नेत्र वाले मतलब एक ही आँख वाले व्यक्ति स्पष्ट क्षेत्र कितना डिग्री का होता है, तो उसका थोड़ा सा कम हो जाता है। कितना, 150 डिग्री का होता है। एक आँख वाले के लिए 150 डिग्री और दो आँख के लिए 30 डिग्री बढ़ जाता है, तो 180 डिग्री। एक नेत्र वाले व्यक्ति का संसार कैसा दिखाई देता है, द्विविमीय दिखाई देता है। द्विविमीय दिखाई देता है। मनुष्य के दो नेत्र होने का क्या लाभ है, तो विस्तृत दृष्टि क्षेत्र मतलब अधिक दिखाई देता है, दूर तक दिखाई देता है। स्पष्ट मतलब इतना, देखिए अगर इतना दिख रहा है एक नेत्र वाले को, तो दो नेत्र वाले को पूरा दिखेगा, यही तो हो सकता है ना। चलिए थोड़ा सा इसको डिलीट करना होगा, इसको कैंसिल करना होगा कि बहुत लिखा गया है इसमें ना। चलिए फ्रेश हो गया। चलिए कहाँ थे हम लोग, 28 तक कंप्लीट कर लिया। अब 29 से देखेंगे। 29 में क्या कर रहा है, कुछ तो कह रहा है। 29 में कह रहा है हाँ 29 में कह रहा है निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है। निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो मोएपिया है, मोएपिया। और 30 में करें निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख सकता है, तो निकट की वस्तु देखिए, निकट दृष्टि दोष वाले निकट के ही वस्तु को नहीं देख सकते हैं। और निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। निकट वाले दूर के नहीं देख सकते, दूर वाले निकट के नहीं देख सकते हैं। उसके बाद में ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है ना इधर से। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है। निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पास बनता है। 33 में क्या करा, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति का मूल बिंदु कहाँ पर बनता है, तो नेत्र के अधिक निकट बनता है। और 34 में कह रहे निकट दृष्टि दोष में नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को कहा कर जाता है, बढ़ जाती है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। 35 में कह रहा निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या जो है बढ़ जाती है। उसके बाद 36 में कह रहा निकट दृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाती है। 37 में कह रहा निकट दृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है, तो अवतल लेंस का उपयोग होता है। किस लेंस का उपयोग होता है, अवतल लेंस का उपयोग होता है। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, निकट दृष्टि दोष का दूसरा नाम मायोपिया। दूरदृष्टि दोष का दूसरा नाम क्या है, तो हाइपरमोटोपिया। हाइपरमोटोपिया पिया बहुत मोटो हो गया है, तो हाइपरमोटोपिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, इसमें थोड़ा सा अधिक क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह बनाया गया है क्योंकि इससे वीडियो से बाहर क्वेश्चन नहीं आए। बस इतना देख लिया, आपको दूसरा कुछ देखने का जरूरत नहीं है। पीडीएफ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में पीडीएफ कमेंट लिख दीजिएगा और पीडीएफ लिख दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और ये पीडीएफ देख लिए और ये वीडियो 2 बार देख लिए, 2 ही बार वीडियो को देख लीजिए, बस उसी का काम चलेगा। क्योंकि बहुत चीज़ हम 2 बार बोल दिए हैं, तो सुन के ही गर्दा उड़ा दीजिएगा ना। तो चलिए, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति कहाँ की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो दूरदृष्टि दोष वाले को निकट की वस्तु या दिमाग में रखिए, दूर वाले निकट, निकट वाले दूर।
अब 41 में कहता है दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो रेटिना के पीछे बनता है। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। यूट्यूब पर इस तरह के अभी तक कोई वीडियो नहीं लाया होगा। यूट्यूब पर कह रहे हैं अभी तक इस तरह के कोई वीडियो नहीं लाया होगा। दूरदृष्टि दोष में व्यक्ति के निकट बिंदु कहाँ पर चल जाता है? 25 सेंटीमीटर से दूर चल जाता है। दूरदृष्टि दोष में निकट लेंस और रेटिना के बीच की दूरी को क्या कहा जाती है? तो घट जाती है। दूरदृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो घट जाती है। दूरदृष्टि दोष में अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? तो बढ़ जाती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए, शब्दकोश डिक्शनरी के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन लेंस उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस उपयुक्त होता है। वृद्धावस्था में नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाने से कौन सा रोग होता है? तो जरा दीर्घदृष्टिता होता है, जरा दीर्घदृष्टिता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन नंबर आगे आ गया आपके स्क्रीन पे। 49 में क्या कह रहा है? कुछ तो कह रहा है जरा दृष्टिता के संशोधन के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो द्विफोक्सी लेंस का उपयोग होता है। अबिंदुता पानी पीने की जरूरत पड़ेगा। नेत्र दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? तो बेलनाकार लेंस का उपयोग होता है। उसके बाद 51 में कहा किसी बीमारी में अभिनेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाती है। तो मोतियाबिंद की बीमारी में अभिनेत्र लेंस दूधिया और धुंधला हो जाती है। नेत्रदान के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कोई भी उम्र में आप नेत्रदान कर सकते हैं। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका? प्रिज्म का उपयोग। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण प्रिज्म की बात करें तो एक साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। 55 में कह रहा है किसी प्रिज्म के दो स्पर्श पृष्ठों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण। उसके बाद 56 में कह रहा है किसी प्रिज्म में आपतित किरण किसके समांतर होती है? तो प्रिज्म के आधार के समांतर होती है। 56 में कह रहा है प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विचलन कोण। सूरज के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया? तो न्यूटन ने प्राप्त किया। तो 59 में कह रहा है श्वेत प्रकाश का अवायु रंगों से में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने अवायु रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7। स्पेक्ट्रम के 7 रंग का नाम क्या है? तो नीचे से चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 किस रंग का प्रकाश सबसे कम चमकीला होता है? तो लाल रंग के प्रकाश, जो रेड कलर के प्रकाश होता है, जो सबसे कम चमकीला होता है और सबसे अधिक। और किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक झुकता है? तो बैंगनी रंग के प्रकाश जो है सबसे अधिक झुकता है। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन है? तो नीला जो है, हरा और पीला। RG याद रखिएगा, R रेड, ब्लू ग्रीन, RBJ लाल, नीला और हरा। इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इंद्रधनुष बनने का कारण है पुनः आंतरिक अपवर्तन प्लस वर्ण विक्षेपण होता है। पुनः आंतरिक अपवर्तन होता है प्लस क्या होता है? वर्ण विक्षेपण होता है, तब इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष हमेशा किस दिशा में बनता है? तो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। सूर्य जिस दिशा में होगा उसके उल्टा, उसके विपरीत दिशा में इंद्रधनुष हमेशा बनता है। इंद्रधनुष देखने के लिए आपका पीठ किस ओर होना चाहिए? इंद्रधनुष देखने के लिए आपका पीठ जो होता है सूर्य की तरफ होना चाहिए। सूर्य की ओर आपका पीठ होगा तो इंद्रधनुष देख पाइएगा।
तो उसके बाद 58 की तरफ चलते हैं। पहले इसको डिलीट कर देते हैं, वीडियो को नहीं, इसको जो लिखा गया है उसको। बोलते बोलते भी थोड़ा सा राहत मिल जा रहा है। चलिए, तो कहाँ थे हम लोग? सूरज की ओर, सूरज की ओर स्पेस तो है, तो इससे थोड़ा सा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर था, हाँ, 68 में क्या कर रहा था कि कह रहा था कि तारों का टिमटिमाना किस घटना के कारण बनता है? तो अपवर्तन के कारण। तारे का टिमटिमाना किस घटना के कारण बनता है? तो अपवर्तन के कारण बनता है। थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। उसके बाद किस घटना के कारण सूर्य वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट के पूर्व दिखाई देता है? जो वास्तविक सूर्योदय होता है, जो सूर्य का आते हैं सुबह में, तो किस घटना के कारण होता है? तो पूर्व दिखाता है। तो कितना पूर्व? तो 2 मिनट। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। उसके बाद उदय और अस्त होने के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो रक्ताभ दिखाई देता है। और दोपहर के समय सूर्य किस रंग का दिखाई देता है? तो श्वेत दिखाई देता है। श्वेत दिखाई देते हैं ना। 42 में करा है, सॉरी 42 नहीं, 72 है। 72 में करा वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? तो लगभग जो होता है 2 मिनट का अंतर होता है। क्वारियोडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? तो टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव कहते हैं। वायुमंडल किस प्रकार का मिश्रण होता है? तो विषमांगी मिश्रण होता है। वायुमंडल जो है विषमांगी मिश्रण होता है। टिंडल प्रभाव के कहाँ बनता है? तो कुलाइडी विलयन पर बनता है। कुलाइडी विलयन पर किसी तरंगी के किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो किसी अंतरिक्ष यात्री को प्रकाश कैसा दिखाई देता है? लगातार वीडियो है इसलिए हो गया है। तो कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। प्रकीर्णन के नियम किसने दिया था? तो रेले ने दिया था। प्रकीर्णन के नियम किसने दिया था? तो रेले ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इसको चलिए क्वेश्चन है, प्रकीर्णन प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर निर्भर करता है। किसके पर निर्भर करता है? तो कणों के आकार पर निर्भर करता है। वायुमंडल में किस प्रकार का प्रकाश, वायुमंडल में किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक प्रकीर्णन करता है? तो नीला रंग के प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रकीर्णित करता है। उसके बाद 82 में है, प्रकाश तरंगों का किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक ज़्यादा होता है? तो लाल रंग का होता है। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। उसके बाद सामान्यतः व्यक्त किया जाता है तो एंगस्ट्रॉम द्वारा। ये तो इसे से सूचित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? तो ये गुणे 10⁻⁻8 मीटर के बराबर होता है। किस है? उसके बाद क्वेश्चन 56 में किस रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन और विचलन सबसे कम होता है। किस रंग का प्रकीर्णन और या विचलन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन और विचलन जो है सबसे अधिक होता है। धरती से देखने पर आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण धरती से आकाश को देखिएगा तो नीला प्रतीत होगा। क्यों प्रतीत होगा? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रतीत होगा। खतरे के संकेत के रूप में किस रंग का उपयोग होता है? तो लाल रंग का उपयोग होता है। खतरे के संकेत में लाल रंग का उपयोग होता है। 90 में करा, अति सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करता है? तो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णन करता है। अधिक सूक्ष्म कण मतलब सबसे छोटा कण किस रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है? तो नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करता है।
यदि कणों के आकार बड़ा हो तो किस रंग का प्रतिनिधित्व तो होगा? तो श्वेत रंग का। जैसे ये श्वेत है, उजला है, तो श्वेत रंग का होगा। कांच के अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। कांच का अपवर्तनांक किस वर्ण के लिए न्यूनतम होता है? तो लाल वर्ण के लिए न्यूनतम होता है। लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर, लाल गुलाब को हरे प्रकाश में देखने पर यह कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। लाल गुलाब हो, उस पर हरे लाइट मारिएगा, हरे प्रकाश में देखिएगा तो काला प्रतीत होगा। कैसा प्रतीत होगा? काला। 94 दृष्टि निबंध सिद्धांत का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो चलचित्र प्रशिक्षण में किया जाता है। चलचित्र प्रशिक्षण में किया जाता है। अभी समाप्ति होने वाला है। चैप्टर 3 यहाँ आके कंप्लीट हो गया। ये थोड़ा चैप्टर 3 से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन हो गया था। 96 क्वेश्चन था ना, 95। लास्ट इसके चैप्टर 3 के लास्ट क्वेश्चन है। प्रकाश का अपने घटक तरंगों को टूटने पर क्या बनता है? परिक्षेपण बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो उत्तल लेंस का जो है प्रयोग होता है। यहाँ आपका 96 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ देखिए थी क्वेश्चन चैप्टर 1 से 3 तक कंप्लीट हो गया और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 96 में था और यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये वीडियो देख लिए तो आपको कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ये देख के चल गए तो एग्ज़ाम में सफ़ा गर्दा उड़ा दिए। अगर ये नहीं देखे तो एग्ज़ाम बाद पछताते तो वो काश देख लेते। उस दिन थोड़ा सा कम रील देखते हैं, मनी क्लासेज वाला वीडियो देख लेते हैं तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि सभी से सभी बन जाता ना। देखिए चैप्टर अब 4 शुरू होगा। तो चैप्टर 4 में देखिएगा तो क्वेश्चनों की संख्या जो है चैप्टर 4 विद्युत धारा क्वेश्चन देखिए 32 है। दूसरे का पेज भी एक और पेज होगा, इसका 66 है। 66 इसका 100 देखिए 100 लास्ट है 100। इसमें कितना है? 110 क्वेश्चन है। क्वेश्चनों की संख्या बात करें तो 100 क्वेश्चन है, नहीं 110। सफाई शतक से भी टप गया, शतक से भी कप गया। और इसके अलावा भी क्या है? प्रमुख राशियाँ एवं मात्रक है। प्रमुख राशियाँ हो गया, उसके मात्रक हो गया, राशियाँ हो गया, उसके मात्रक है। तो यहाँ लास्ट चैप्टर 4 हो जाएगा। एक और चैप्टर बचेगा अब चैप्टर 5 या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। तो इसमें अधिक क्वेश्चन नहीं है, अधिक है 71। उसके बाद छठा चैप्टर में बस 6 चैप्टर ही हैं। और देखिए यहाँ से क्वेश्चन दूर नहीं होने वाला है, बस यार दिमाग में रखिए। जो इसको देख लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, लगभग 1 घंटा प्लस वीडियो होगा, लेकिन रिजल्ट भी अच्छा होगा। 1 घंटा प्लस वीडियो देख के गए तो रिजल्ट में तो निश्चित अच्छा होगा ही होगा। नहीं देख के गए तब तो रिजल्ट निश्चित बकवास होगा ही होगा। तो चलिए चैप्टर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर 4 अब चैप्टर 4 की बात करें तो आपका नाम याद ही होगा, क्या है? विद्युत धारा। इस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलें। तो क्वेश्चन है विद्युत क्या है? तो ऊर्जा का एक रूप है। विद्युत क्या है? ऊर्जा के एक रूप है। विद्युत की जब भी बात करें तो विद्युत क्या है? तो ऊर्जा के एक रूप है। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? तो इसे विद्युत धारा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद में है 3 में विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है। देखिए वीवीआई क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित कहते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के युक्त को क्या कहते हैं? तो जनित कहते हैं। यानी ऑप्शन की तो इसमें ज़रूरत नहीं है। 1 माइक्रो एम्पियर का मान कितना होता है? तो 10⁻⁻6 A होता है। विद्युत धारा कहाँ प्रभावित होता है? तो विद्युत परिपथ में
विद्युत परिपथ में प्रवाहित होता है। एक ही लगातार ही वीडियो अपलोड रिकॉर्ड हो रहा है और लगातार ही आप लोगों को मिलेगा। एक ही वीडियो, इसमें काट कूट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में करा, विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो विद्युत परिपथ में होता है। विद्युत धारा कहाँ प्रवाहित होता है? तो विद्युत परिपथ में। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो घन आवेश और ऋण आवेश दो होते हैं। दो प्रकार के होते हैं आवेश। कौन कौन? तो घन आवेश और ऋण आवेश, दो प्रकार के आवेश होते हैं, घन आवेश, ऋण आवेश। किसके प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है। तो किसके प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है? चलिए उसके बाद में करा, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। कैसे आवेश होता है? तो ऋण आवेश होता है। रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच के छड़ में उत्पन्न आवेश कैसा होता है? तो घन आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? घन आवेश होता है। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है, जिसे सी से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। इससे क्या, किससे डिनोट करते हैं? तो सी से। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलें तो 12 में क्या कर रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? तो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। विद्युत धारा के सतह एवं बंद पथ को क्या कहते हैं? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। विद्युत धारा के सतह एवं बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक कूलम सी आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है? तो 6.25 गुने 10 पर पावर 18। 6.25 गुने 10 पर पावर कितने हो जाएंगे? 18 गुने 10 पर पावर 18। 6.25 गुने 10 पर पावर 18। एक इलेक्ट्रॉन पर कितने आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 गुने 10 पर पावर -19 सी होता है। तो दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन नियम लागू होता है? तो कूलम का नियम लागू होता है। ये उसके बाद में दो संदेश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो प्रतिकर्षण बल लगता है। दो विपरीत आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। दो विपरीत आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? तो आकर्षण बल लगता है। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले वस्तु को क्या कहते हैं? तो घनावित कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग करने वाले वस्तु को घनावित कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? तो ऋणात्मक कहते हैं, ऋणावेशित कहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा, देखिए टैब भी चार्ज नहीं है, 12% चार्ज है। इलेक्ट्रॉन को जो त्याग करेगा उसे घनावेशित कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करेगा उसे ऋणावेशित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ऋणावेशित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलें तो क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपके स्क्रीन पे। 21 में क्या कर रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से प्रवाहित होती है उसे विद्युत चालक कहते हैं। जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होते है विद्युत रोधी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत रोधी कहते हैं। जिन सेल में विद्युत प्रवाह की दिशा होती है घन से ऋण टर्मिनल, घन से ऋण टर्मिनल। आद्र मेरी एम्पियर कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। और परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर का प्रयोग किया जाता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो एमीटर को परिपथ में किस क्रम में संयोजित करते हैं? तो श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। एमीटर का प्रतिरोध होता है तो अत्यंत कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध जो होता है अत्यंत कम होता है। बैटरी में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। बैटरी में जो है रासायनिक ऊर्जा संचित होती है। बैटरी में रासायनिक ऊर्जा संचित होती है।
अब देखिए क्वेश्चन, वोल्टा के बारे में कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो याद ही होगा इटली के वैज्ञानिक थे। सूक्ष्म सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है, तो जिंक के बना होता है। सूक्ष्म सेल में घन इलेक्ट्रोड किस पदार्थ के बना होता है, तो कार्बन के बना होता है। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए कार्य को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। कार्य को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। कार्य को विभवांतर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत धारा की प्रवाह किस दिशा में होती है, तो उच्च विभवांतर के दिशा में होती है। उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर के दिशा में होती है। परिपथ के विभवांतर किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो वोल्ट यंत्र के द्वारा मापा जाता है। किसी बैटरी का विद्युत वाहक बल किस यंत्र से मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में किस श्रेणी में संयोजित करते हैं, तो पाठ्यक्रम श्रेणी में संयोजित करते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है बहुत अधिक होता है। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। पृथ्वी का विभवांतर किससे कितना माना जाता है, तो पृथ्वी का विभवांतर शून्य माना जाता है। पृथ्वी का विभवांतर शून्य माना जाता है। जॉन साइमन ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ओम कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ओम के नियम की खोज कब हुई थी, तो 1827 में हुई थी। ओम के नियम की खोज 1827 में। ओम के नियम किन दो राशियों के बीच संबंध बनाता है, तो विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बनाता है। विभवांतर तथा विद्युत धारा के बीच। ओम के नियम में V/I का मान होता है, तो नियत होता है, इसे R से सूचित करते हैं। V/I का ग्राफ कैसा होता है, तो सरल होता है। V/I का ग्राफ जो होता है सरल होता है। ओम के नियम में अचर राशि को क्या कहते हैं, तो ओम के नियम में अचर राशि को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम के नियमों में चालक तार का तापमान होना चाहिए, तो ओम के नियम में चालक तापमान होना चाहिए, समान होना चाहिए। विद्युत धारा तथा विद्युत प्रतिरोध के बीच क्या संबंध होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती। और विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का क्या संबंध होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा और प्रतिरोध के बीच के संबंध की बात करें तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। विद्युत धारा और विभवांतर के बीच के संबंध की बात करें तो अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, अर्धशतक इसका भी हो गया। तो अर्धशतक हुआ तो कह रहा है जब चालक के प्रतिरोध को दुगुना करने पर विद्युत धारा हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आधा होता है। चालक के प्रतिरोध को दुगुना करने पर विद्युत धारा हो जाता है आधा। और परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो धारा यंत्रक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। परिपथ की विद्युत धारा को नियंत्रित करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, तो परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। परिवर्तित प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा चालक किसे कहा जाता है, अच्छा चालक की बात करें अच्छा चालक किसे कहते हैं, तो जिसका प्रतिरोध कम होता है उसे अच्छा चालक कहते हैं। कौन धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। कौन धातु विद्युत का सुचालक है, तो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक होते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध कितने कारकों पर निर्भर करता है, तो किसी चालक का प्रतिरोध 3 कारकों पर निर्भर करता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप जब भी बढ़ाया जाएगा तो चालक का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो बढ़ता है। तार की लंबाई भी बढ़ाइएगा, तार की लंबाई बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तार की लंबाई से चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 59 की बात करें तो 59 में क्या कर रहा है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। चलिए, बड़ा कर बातें कुछ अलग है ना। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने में, देखिए साफ से दिखेगा, समझ में आएगा। क्षेत्रफल बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। अर्धचालक का ताप बढ़ने पर प्रतिरोध क्या होता है, अपरिवर्तित हो रहता है। तार की लंबाई दो गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाता है। तार की लंबाई दो गुना करने पर उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। किसी पदार्थ के अभिलक्षणिक के गुण क्या कहलाता है, तो प्रतिरोधिता कहलाता है। किसी पदार्थ अभिलक्षणिक के गुण क्या कहलाता है, तो प्रतिरोधकता कहलाता है। किसी चालक के प्रतिरोधता का ईसाई मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ओम ईसाई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर होता है। 64, धातु की तुलना में रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ। धातु की तुलना में मिश्र धातु का प्रतिरोधता होती है तो अधिक होती है। देखिए टैब 10% ही चार्ज है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है, तो टंगस्टन का होता है। अब 66 में कह रहा है टंगस्टन का गलनांक होता है। गलनांक कितना होता है, तो 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है जे 67 आ गया। तो 67 की जब भी बात करेगा तो क्या करेगा कि श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा क्या होता है, समान होते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में विद्युत धारा समान होते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर असमान होते हैं। विद्युत धारा श्रेणीक्रम संयोजन में विभवांतर असमान होते हैं। श्रेणीक्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध से ज़्यादा होती है। पाँच क्रम संयोजन में विद्युत धारा असमान होती है। पाँच क्रम संयोजन में विद्युत धारा असमान होती है, पर पाँच क्रम संयोजन में विभवांतर क्या होती है, समान होती है। पाँच क्रम संयोजन में विभवांतर समान होती है। पाँच क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध आर प्रतिरोध से क्या होता है, कम होता है। आर प्रतिरोध से क्या होता है, पाँच क्रम में संयोजित प्रतिरोध की संख्या घटने पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ता है। तो घटने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 73 था, सॉरी 74 आ गया, 74 में क्या कर रहा है जे हमारे घरों में किस प्रकार के संयोजन होता है, तो पाँच क्रम संयोजन होता है। हमारे घरों में पाँच क्रम संयोजन होता है। विद्युत ताप उपकरण के तापन ओवन किस धातु से बना होता है, तो नाइक्रोम धातु से बना होता है। जूल का तापन की नियम का सूत्र क्या होता है, तो H बराबर जो होता है L²RT, H बराबर L²RT होता है। किसी चालक में ऊष्मा विद्युत धारा का वर्ग क्या होता है, तो अनुक्रमानुपाती होता है। किसी परिपथ में चालक के कोई गर्म होने का क्या कारण होता है, प्रतिरोध होता है। गर्म होने का कारण क्या होता है, प्रतिरोध। बल्ब में कौन गैस भरा जाता है, तो नाइट्रोजन तथा आर्गन भरा जाता है। नाइट्रोजन तथा आर्गन भरा जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में क्या जोड़ा जाता है, तो शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए परिपथ में फ्यूज जोड़ा जाता है। परिपथ में फ्यूज को किस श्रेणी में संयोजित किया जाता है, तो परिपथ में फ्यूज को श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। फ्यूज का क्या कार्य है, तो विद्युत परिपथ को तोड़ना है। फ्यूज का क्या कार्य है, विद्युत परिपथ जो होता है उसको तोड़ना है, जो करंट चारों तरफ ना पहुंचे। वहीं पे रोक के फ्यूज तार किससे बना होता है, तो फ्यूज के तार किससे बना होता है भाई, तो फ्यूज के तार की जो बना होता है तांबा तथा टीन से बना होता है।
फ्यूज का तार किससे बना होता है? तांबा और टीन से बना होता है। फ्यूज का तार तांबा और टीन से, ट्यून नहीं, टीन। किसका प्रतिरोध अधिक और गलनांक कम होता है? किसका प्रतिरोध अधिक होता है और गलनांक कम होता है? तो फ्यूज तार का प्रतिरोध जो होता है अधिक होता है, और गलनांक की बात करें तो गलनांक कम होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। 86 में है ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? तो कुलरी होता है। ऊर्जा का CGS मात्रक क्या होता है? कुलरी होता है। 87 में कहता है एक कुलरी कितने जूल के बराबर होता है? तो एक कुलरी की बात करें तो 4.18 जूल के बराबर होता है। एक कुलरी 4.18 जूल के बराबर होता है। एक जूल कितने कुलरी के बराबर होता है? तो एक जूल 0.24 कुलरी के बराबर होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। वाट नहीं समझिएगा, वाट। इसे W से सूचित करते हैं, W से सूचित करते हैं। 90 90 90 आ गया। तो 90 की जो बात करें तो क्या कर रहा है? जे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या? तो किलोवाट घंटा यूनिट। किलोवाट घंटा यूनिट। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है। तो 1 किलोवाट किसका मात्रक है? तो जूल का मात्रक होता है। 1 किलोवाट में कितने जूल होता है? तो 1 किलोवाट में 1 यूनिट जूल होते हैं। कितने? तो 1 किलोवाट में कितने यूनिट जूल होते हैं? तो 1 यूनिट जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 गुने 10 पर पावर 6 3.6 गुने 10 पर पावर 6 जे होता है। 3.6 मल्टीप्लाई 10 पर पावर 6 जे होता है। और एक आश्वय शक्ति जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी बहुत क्वेश्चन देखने को मिला इस तरह। एक आश्वय शक्ति HP हाउस पावर, तो कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर हो। कितने वाट? तो 746 वाट के बराबर होते हैं। अश्व पावर 95 में आ गए। 95 देखिए कितना क्वेश्चन है यार, यहाँ से नहीं आएगा तो कहीं से नहीं आ सकता है क्वेश्चन। 95 करें। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा के आवृत्ति कितनी होती है? तो 50 HZ होती है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो मानव शरीर का प्रतिरोध होता है जो 30,000 ओम होता है। 30,000 ओम। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम के बराबर होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो 30,000 ओम के बराबर होता है। थोड़ा सा बड़ा है। तो क्या है? 97 में क्या कर रहा है जी? आर प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोध के समांतर श्रेणी में समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो R/N होता है। क्या होता है? R/N। आर ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो NR होता है। किस उपकरण में घन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो कुंडली में घन और माइनस का चिन्ह नहीं होता है। 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है? 10 पर -3 A होता है। 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 पर पावर -3 A। अब आइए आगे आते हैं। तो अभी है शतक मारने के बाद आगे बढ़ते हुए टाइम हम लोग का अभी लग गया 1 घंटा 13 मिनट। लेकिन टैब चार्ज नहीं है 8% चार्ज है। देखते हैं जहाँ तक नहीं चाहता है। तो एक माइक्रो एम्पियर बराबर क्या होता है? 1 माइक्रो एम्पियर बराबर हो जाएगा 10 पर पावर -6 10 पर पावर -6 A। उसके बाद विभवांतर V और आवेश Q का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो कार्य बराबर W होता है। कार्य वर्क
इसे W से सूचित करते हैं। तो V बाई वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? तो वोल्ट बाई एम्पियर का मान ओम के बराबर होता है। वोल्ट गुने एम्पियर का मान किसके बराबर होता है? तो वोल्ट गुने एम्पियर का मान वोल्ट के बराबर होता है। जूल बाई कूलम का मान किसके बराबर होता है? तो जूल बाई कूलम का मान जो होता है वोल्ट के बराबर होता है। किसी चालक में चयनित या उपयुक्त ऊर्जा किसके बराबर होता है? तो VIT के बराबर होता है। किसके बराबर? VIT के बराबर। 107 में एम्पियर सेकेंड किसके मात्रक होते हैं? एम्पियर सेकेंड आवेश के मात्रक होते हैं। एम्पियर सेकेंड किसके मात्रक होते हैं? तो आवेश के मात्रक होते हैं। एम्पियर सेकेंड आवेश के मात्रक होते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 108 में कह रहा है आवेश के मात्रक, ठीक है। विद्युत तापन युक्तियों में किसका प्रयोग होता है? तो मिश्र धातुओं का प्रयोग होता है। विद्युत संचारण तार प्राय किन धातुओं से बनाए जाते हैं? तो कॉपर तथा एल्युमिनियम से बनाया जाता है। हाइड्रो का अर्थ क्या होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, समझे। अब यहाँ देख लीजिए क्या है, तो यहाँ जो है प्रमुख राशियाँ एवं मात्रक है। यहाँ राशि हो गया और यहाँ मात्रक हो गया। आता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, कहा है तो कह रहा है जब विद्युत, यहाँ लग रहा है जो स्विच ऑफ होगा, काम नहीं कर रहा है अब। भाई काम क्या ना कर रहा है यार, कि शायद 8% चार्ज है इसलिए काम करना छोड़ दिया है। इसको खाना खिलाते हैं। क्यों मीडिया काम नहीं कर रहा? तो लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा। ब्लास्ट हो गया है, इसको रोकना ही होगा। ये रुक भी नहीं रहा है।